हो चुका आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसकी ही होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ, संघर्ष अपना जारी रखिए। सिर्फ 49-50 जो दिन आपकी जर्नी बची हुई है, उस जर्नी में जितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जितना आप सिलेबस कंटेंट को पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उतना आप पढ़िए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम पीवाईक्यू लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके समक्ष। दिसंबर 2019 का ये है पूरा प्रश्न पत्र, हिंदी का है और इसमें आपके पूरे 100 प्रश्न हैं, जिसमें आज हम प्रथम 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो बिना वक्त का ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उनके परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन और बूढ़ी काकी। सही उत्तर इसका हो जाएगा वापसी कहानी। वापसी कहानी किसकी है पता है आपको? वापसी कहानी की लेखिका का नाम है उषा प्रेमवदा। याद रखिएगा, उषा प्रेमवदा इनकी लेखिका है। दी गई कहानियों में से वापसी कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रेमवदा है। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी है। इनके मुख्य पात्र शामनाथ है, जो माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है। भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारा चोट करते हैं और यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं है। दोपहर का भोजन, ये देखिए चारों विकल्पों का इसमें उत्तर दिया हुआ है। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। सिद्धेश्वरी इस कहानी के प्रमुख महिला पात्र हैं। याद रखिएगा, सिद्धेश्वरी इसकी पात्र है। पात्रों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग करने वाली संघर्ष को व्यक्त किया गया है, जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जाती है। बूढ़ी काकी ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जिसके द्वारा बुजुर्गों के प्रति उदासीनता की भावना को तगड़े कथाशिल्प के साथ में व्यक्त किया गया है। अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 2 है आपका, प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चित्रण और वहां चलने वाले राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? पहले वाले प्रश्न में उत्तर आपको मिल गया था, लेकिन अभी आप बस कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर उसका उत्तर आप स्वयं मन में सोचिए। उसके बाद अपना वो करिए, चेक करिए कि आपका प्रश्न सही हुआ है या गलत। तो इसमें रियासतों के बारे में पूछा गया, किसमें है? रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो विकल्प आपके देखिए इस तरीके से दिए गए हैं, A, D, B, C या A, C या B, D। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। इन दोनों कहानियों में देशी रियासतों राजाओं का चरित्र वर्णन किया गया है। तो ए और सी आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की इन दोनों कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है। याद रखिएगा, अलगू और जुम्मन पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। पात्रों को आप हाईलाइट करते चलिए, नहीं तो लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जैसा आपको मन हो। कंटेंट की कमी नहीं है, सिर्फ पढ़ने में अभी फोकस रखिए। बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने की आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। दोनों ही कहानियां किसकी हैं? प्रेमचंद जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां पूछी गई हैं। समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और डी। समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता इसकी प्रवृत्तियां हैं। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दी गई प्रवृत्तियों में समाज सुधार एवं इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, याद रखिएगा, नगेंद्र ने जो द्विवेदी युग था उसको जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी समय अवधि 1900 ईस्वी से 1918 तक की मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसकी समयावधि सन 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 4, बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी और ऐन्द्रियता। तो इसमें 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऐसे ही आपके जो कूट वाले प्रश्न हैं वो कूट वाले प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। अब डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपके कूट में विकल्प के साथ में आपको ये प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें 2 विकल्प सही होते हैं और उत्तर आपको विकल्प में से चुनना होता है। तो
तो बताइए बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और ए, मतलब ए और बी, विवरणात्मकता और कल्पना, दोनों ही सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कल्पना एवं विवरणात्मकता बिंब के अनिवार्य तत्व है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृति या प्रतिछवि है, सृष्टि नहीं पुनर्सृष्टि है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। बिंब की मूलतः 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? कल्पना, भाव और इंद्रियता, ये बिंब के 3 तत्व कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 5। अपने काव्य सिद्धांत के निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा को सहारा लिया है? मतलब सहजानुभूति किस विचारक के सिद्धांत में आपको देखने को मिलती है? मैथ्यू अर्नोल्ड है, क्रोचे हैं, लॉन्जाइनस है या फिर इलियट है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोचे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये देखिए, आचार्य क्रोचे ने अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए सहजानुभूति अवधारणा का सहारा लिया था। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, याद रखिएगा, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे, ठीक है। और इनका जो काव्य निर्मिति सिद्धांत है वो है सहजानुभूति। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा है, जो 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 6। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का आपको अनुक्रम बताना है। देखिए, शिरीष की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल और श्रृंखला की कड़ियां। तो आपको बताना है सही इसका अनुक्रम कौन सा होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले आएगी श्रृंखला की कड़ियां 1942 में। अशोक के फूल ये है आपके किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1948 में आई थी। फिर अर्धनारीश्वर ये आपकी दिनकर की कृति है और ये निबंध है अर्धनारीश्वर, ठीक है, 1952 में आया था, 1952 में। और आपका शिरीष की याद आई ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, 1995 में आया था, 1995 में, ठीक है। आप देख लीजिए आगे इसका पूरा दिया हुआ है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा इसकी रचनाकार है, 1942। अशोक के फूल द्विवेदी हजारी प्रसाद 1948। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर 1952। शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र 1995। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। अब ये देखिए स्थापना तर्क वाले प्रश्न है। स्थापना दिया हुआ है दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो। तर्क दिया गया है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। अब बताना है आपको कौन कौन से विकल्प इसमें सही हैं। अब देखिए बेविकल्प आपके दिए हैं, दोनों सही, ए गलत, आर सही, ए सही, आर सही। मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट होगा और जी हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर बी है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। कथन इसमें दिया है सही है, परंतु दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत कौन सा है? याद हो कि ना याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक जिनकी याद हमेशा रहेगी। अब बताना है आपको निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत कौन से हैं। तो इसके देखिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर, ये लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। बी और सी मतलब इसमें प्रश्नगत विकल्प बी और सी हिंदी की यात्रा वृत्तांत है, इसलिए रचनाएं एवं उनकी विधाएं इस प्रकार हैं। याद हो कि न याद हो संस्मरण है, रचनाकार है इसके काशीनाथ सिंह। अरे यायावर रहेगा याद ये यात्रा वृत्तांत है अज्ञे का। आखिरी चट्टान तक ये भी यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का। और जिनकी याद रहेगी संस्मरण है अमृत राय का। तो इसमें आपको यात्रा वृत्तांत पूछा गया था, तो 2 आपके इसमें यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद ये आपको पता भी होगा अज्ञेय की रचना है, और आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश की है, ये भी यात्रा वृत्तांत है। बाकी जिनकी याद हमेशा रहेगी संस्मरण है, और याद हो कि ना याद हो ये भी संस्मरण है काशीनाथ सिंह का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तितली, उर्वशी, इरावती या फिर झरना? काव्य पूछा गया है, सारी रचनाएं प्रसाद जी की हैं, लेकिन काव्य पूछा गया है, काव्य कौन सा है? तो आपके विकल्प हैं, बताइए। तितली, उर्वशी, इरावती और झरना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उर्वशी है और आपका झरना है। उर्वशी और झरना। तितली और इरावती क्या है? ये उपन्यास में आते हैं। तो काव्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और
डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए तितली इनका उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, उर्वशी काव्य है, इरावती भी उपन्यास और झरना काव्य है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से गीति नाट्य कौन सा है? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग और त्रिशंकु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ए और बी। अग्निलीक और उन्मुक्त ये दोनों ही गीति नाट्य हैं। ये देखिए अग्निलीक गीति नाट्य है भारत भूषण अग्रवाल का, और उन्मुक्त गीति नाट्य है सियाराम शरण गुप्त का। नेपथ्य राग नाटक है किसका? मीराकांत का। इंपॉर्टेंट रचना है। त्रिशंकु निबंध है अज्ञे जी का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। लिखा है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनको रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। देखिए ये पंक्तियां हैं आपकी। पंडिय सल सत्य बखाणे देहती बुद्धि बसंत ना जाने, 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 लिए जिए सियार, बड़े कौशल तुम राधे तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, जाति ओछा पाती ओछा जन्मू हमार। तो ये बताइए इसमें आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जो पंडिय सल सत्य बखाणे ये तो आपको पता है किसकी है, ये उक्ति सरहपा की है। 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 बरस ले जिए सियार, ये है जगनिक की रचना। बड़े कौशल तुम राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ये है आपकी विद्यापति जी की। और जाति ओछी पाती ओछा जन्मू हमारा, ये आपके रैदास की कृति है। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये मिलान आप करते रहिएगा। मेन हम लोगों का फोकस है कि प्रश्न आपको सही करना है। ये देखिए पूरी इसकी व्याख्या दी गई है। पंडिय सल ये सरहपा हो गया, 12 बरस जगनिक, बड़ कौशल तुम राधे विद्यापति, जाति ओछा पाती ओछा ये आपके रैदास की। प्रश्न नंबर 12। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक के किसके बारे में कहा गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के लिए लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, या फिर नंद दुलारी वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखा है। इंपॉर्टेंट है। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, कौन? बाल मुकुंद गुप्त। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? आपने पढ़ा भी होगा। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, तो इसका देखिए किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। मानव धर्म सार वाम मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, इनके रचित ग्रंथ हैं। सारे ही ग्रंथ इनके इंपॉर्टेंट है, शिव प्रसाद सितारे हिंद के। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? पूछा गया है। ये देखिए साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। और लास्ट है आपका, अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो आपको बताना है कि रामविलास शर्मा के इनमें से कथन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला और ये वाला। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, और पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ए और सी विकल्प इसके एकदम सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 15। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। बिल्कुल मुंह जबानी सारी ही आपकी कहानी आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में इंक्लूड है। तो अब देख लीजिए, उसने कहा था कब आई थी? 1915 में। आकाशदीप कहानी आई थी जयशंकर प्रसाद की 1930 में। ईदगाह कहानी 1933 में आई थी। और जो परिंदे कहानी सभी को पता होना चाहिए, हमने पूरी कहानी एक एक शब्द के साथ में पढ़ा था 1956 में। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए। 1915, आकाशदीप 1930, ईदगाह 1933, परिंदे
56। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं पूछा गया है। भारत भारती की रचना मुसद्द से मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने से यह कृति विफल रही। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है पूछा गया है। तो विकल्प आपके ये रहे, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत भारती की रचना मुसद्दे से मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए भारत भारती के संबंध में कथन ए सी सही है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। गुप्त जी ने भारत भारती की रचना मुसद्दे मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से की थी। इंपॉर्टेंट है। वे भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। शेष विकल्पों में ये कथन असंगत हैं सारे दोनों कथन। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। धरती धरना अपना, ठीकरे की मंगनी, कटगुलाब और यथा प्रस्तावित। अब देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। धरती धरना अपना ये सही है। तो देखिए ए, दोनों में ए दिया हुआ है, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। सी गलत, बी डी गलत। ठीक है। अब देखिए आपका ठीकरे की मंगनी ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो बचा ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो ये देखिए प्रश्नगत विकल्पों में ए और डी सही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। धरती धरना अपना ये दलित उपन्यास है, जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीकरे की मंगनी ये नासिरा शर्मा का है। कटगुलाब मृदुला गर्ग का है। और यथा प्रस्तावित ये दलित उपन्यास है किसका, गिरिराज किशोर का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। हानुश, माधवी, रंग दे बसंती और आलमगीर। राइट आंसर इसका बताना है आपको। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। हानुश जो है वो आई थी 1977 में, माधवी आई थी 1985 में, रंग दे बसंती आई थी आपकी 1998 में आई थी, 1998 में, और आलमगीर सबसे लास्ट में आई थी 1999 में। तो इसके आधार पर आप प्रश्न नंबर ए इसका एकदम सही है। अब ये देखिए हानुश 1977, माधवी 1985, रंग दे बसंती चोला 1988, आलमगीर 1999। कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही काव्य की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुसंगतता नहीं होती। तो कॉलरिज के कथन इसमें पूछे गए हैं। बताइए इसका सही कथन कौन सा, सही विकल्प कौन सा होगा। सही विकल्प हो जाएगा बी और सी। बी और सी किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, कॉलरिज ने ऐसा कहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। लिखा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध ये किसका है, निबंध रामचंद्र द्वारा रचित बल्कि अज्ञेय द्वारा रचित है। ठीक है। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध ये आपका अज्ञेय द्वारा रचित निबंध है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है रसात्मक बोध की विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। इस स्तरीय प्रश्न है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मम्मट ने। मम्मट ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। निम्नलिखित में से प्रचलित शब्द सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है। ये देखिए सारे शब्द दिए गए हैं, पढ़ लीजिए एक बार। हिंदी के शब्द हैं ऑन, आन, आन बान सान वाला आन, गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात, दाल भात जिसको बोलते हैं आदि, ये सारे ही हिंदी शब्द है। फारसी के हैं कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता और आदि। अरबी भाषा के शब्द है वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा आदि। ये अरबी भाषा के हैं। और अरबी भाषा पूछा गया था किसके अंतर्गत आती है, शामी भाषा के अंतर्गत आती है। तुर्की के जो शब्द हैं वो है चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा, उर्दू।
उर्दू शब्द जो है वो आपका तुर्की भाषा का है। अब आप हमको बताइए जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? उर्दू तो आपका तुर्की भाषा के अंदर है, जो हिंदी शब्द है वो किसका? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक में देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा ये। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। स्थापना है जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसवादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो ये दोनों ही राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? स्वेद, रति, वेपथु, विवर्ण और प्रलय। सात्विक भावों का इसमें क्रम वो बताना है कि इसमें से एक आपको अन्य दिया हुआ है, बाकी 4 आपके सात्विक भाव हैं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? सही इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका वेपथु, वेवर्ण, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। ये सारे ही सात्विक भावों में आते हैं। ये देखिए, सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाती हैं। इन्हें सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 माने गए: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। ठीक है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न बनता है। शरत चंद्र। किसकी कृति है? विष्णु प्रभाकर की। और किसके ऊपर लिखी गई? शरत चंद्र के ऊपर। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम प्रस्तुत करना है आपको। रुय्यक, कुंतक, आनंदवर्धन, दंडी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दंडी हैं आपके 7वीं शती के, आनंदवर्धन आपके 9वीं शती के हैं मध्य भाग में, कुंतक जो है वो 10वीं शती में आते हैं, 10वीं 11वीं शती, 10वीं का उत्तरार्ध और 11वीं का पूर्वार्ध, और रुय्यक जो है वो 12वीं शती में आते हैं। ये देख लीजिए, पूरा इसमें दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 27, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कल्पनात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, सचेष्ट कल्पनात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर, दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के संयोग प्रयोग द्वारा। प्लेटो का इसमें पूछा गया काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दैवी शक्ति इन्होंने बोला भी था, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 28। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। स्वप्न, साकेत, पल्लव और आंसू। सारे ही आपको पता होने चाहिए। देख लीजिए, सबसे पहले आंसू आया है 1925 में। पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत का, ये कब आया था? 1928 में। मिक्स एंड मैच करके दे दिया गया है। स्वप्न 1929 में आया है, 1929। किसका है स्वप्न? रामनरेश त्रिपाठी का है। और साकेत ये आपका 1931 में आया था। ठीक है, तो इस आधार पर इसको सही आप कर सकते थे। अब देखिए, अगर मान लीजिए साकेत आपको पता था, आंसू तो ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी साकेत पहले दी हुआ है 1931 में आंसू में। ठीक है, फिर इसमें बस आपको थोड़ा अगर पल्लव का पता होगा तो आप इसको सही कर ले जाएंगे। पल्लव आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। तमस पात्र हैं और पात्रों और उपन्यासों के नाम है। तमस जो है वो इसके जो पात्र हैं तमस के, वो कौन है? रिचर्ड हैं। राग दरबारी सबको पता है, रंगनाथ। महाभोज सुकुल बाबू, और झूठा सच ये इसमें है तारा, यशपाल की उपन्यास है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मिलान आप देख लीजिए, 1973 में आई थी तमस, 1968 में राग दरबारी, महाभोज आई थी 1979 में, और झूठा सच आई थी 1958 में। पहला भाग, दूसरा भाग आया था 60 में। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, मन्नू भंडारी और यशपाल। प्रश्न नंबर 30, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। सेनापति, केशवदास, बिहारी भूषण और सेनापति। सही उत्तर आप बताइए कि अनुक्रम की दृष्टि से इसका सही उत्तर क्या होगा। सही समझ रहे हैं आप? केशवदास सबसे पहले आए थे। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा। इनका जन्म होता है 1555 ईस्वी में। 1559 में आते हैं बिहारी, 1559 में। फिर आते हैं भूषण 1613 में, और सेनापति आते हैं 1589 में। माफ़ कीजिएगा, 15 है ये, 1589। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केशवदास 1555
बिहारी 1559, भूषण 1613 ईस्वी, सेनापति 1589 में। और आयोग ने इसका उत्तर इस प्रकार माना, केशवदास, बिहारी, भूषण, सेनापति, जबकि इसका सही क्रम जन्म के अनुसार इस प्रकार होगा, केशव, सेनापति, बिहारी और भूषण। इसमें जिसने पेपर दिया होगा 1 मार्क्स ग्रेस मिला होगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। देखिए, कामायनिक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। देखिए, प्रेमचंद और उनका युग ये तो आपकी रचना है किसकी? रामविलास शर्मा की। इतिहास और आलोचना ये नामवर सिंह की है। अधूरे साक्षात्कार ये आपने पढ़ा होगा, नेमिचंद जैन की है। और कामायनिक पुनर्विचार ये आपकी मुक्तिबोध की है। ठीक है, कामायनिक पुनर्विचार, मुक्तिबोध, अधूरे साक्षात्कार नेमिचंद जैन, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, और प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, गीत फरोश कवि में क्या कहना चाहता है? ये तो पता है आपको, भवानी प्रसाद मिश्र। अब ऐसे प्रश्न नहीं बन रहा है कि गीत फरोश बताइए किसकी रचना है, ईदगाह बताइए किसकी रचना है। प्रश्नों का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। क्या कहना चाहता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गीत फरोश नाम से ही पता चल रहा होगा। गीत फरोश में यह कवि कहना चाहता है कि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है, 1953 में आया था। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चकित है दुख 1968 में, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, इदम नमम 1977, संप्रति 1982। तो ये सारे ही किसके? भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके कितने प्रश्न हो गए? 32 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 33 आपका है, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और उत्तराधुनिकतावाद विचारधारा को लेखकों से मिलाना है। तो चलिए बताइए, मार्क्सवाद किससे आप मिलान करेंगे? मार्क्सवाद का है एंगल्स। ठीक है, अस्तित्ववाद ये सारे पाश्चात्य विचारक हैं। अस्तित्ववाद में आ जाएंगे काफ्का, मनोविश्लेषणवाद में युंग आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मार्क्सवाद एंगल्स, अस्तित्ववाद आपके हो जाएंगे काफ्का, मनोविश्लेषणवाद युंग, और उत्तर आधुनिकता ये आपका हो जाएंगे कौन? रोला बार्थ। ठीक है, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन इसको आत्मसात कर लीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, मार्क्सवाद एंगल्स, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद युंग और उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ में सम्मिलित करना है। क्रांतिकारी कविताएं हैं और रचनाकार के नाम दिए गए हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग भारती। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। किसका है ये? जयशंकर प्रसाद का है। और वीरों का कैसा हो वसंत ये है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी ये आपका है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। वीरों का कैसा हो वसंत ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन, और हिमाद्री तुंग श्रृंग से समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग ये आपकी जो रचना है, जो आपकी उक्तियां हैं, ये आपकी हैं जयशंकर प्रसाद की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 35। इस मेले का मुख्य उद्देश्य कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। व्याकरण का प्रश्न है। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है या द्वेषपरक वाक्य है? मिश्र वाक्य है कि आ गया ना। देखिए, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य जिस वाक्य में ऐसी क्रिया होती है जो एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, एक उद्देश्य और एक विधेय है। ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय है। फिर जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें अंग वाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष वाक्यांश उसमें आश्रित ही होता है। ठीक है, जैसे इसके वाक्य के कुछ शब्द होते हैं, जैसे की, ताकि, जिसमें, जितना, ज्यों ही, ज्यों ज्यों, चूंकि, क्योंकि, यद्यपि,
इत्यादि इसमें सारे शब्द होते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये मिश्र वाक्य में आ जाएगा, ठीक है। और संयुक्त में आपका और शब्द ज़्यादा आता है जो संयोजक का काम करते हैं। जैसे मैंने खाया और मेरी भूख मिट गई, मैंने खाना खाया और मैं खेलने चला गया, मैंने खाना खाया और मैं सो गया, मैंने पढ़ाई की और मैं पास हो गई, मैंने खूब तैयारी की और मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही पढ़ाई करनी है। प्रश्न नंबर 36, इस प्रश्न में दो कथन हैं। अब देखिए, स्थापना तर्क है, भारतीय हिंदू युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता तक का द्वंद्व है। तर्क दिया है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। अब बताइए, प्रश्न को पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ए सही और आर भी सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं, यत्न, विमर्श, बिंदु, बीज। शास्त्रानुसार प्रकृति के कितने के प्रकार कौन कौन से हैं बताइए। इसमें दो हैं, ए और बी, बी और सी, सी और डी और ए और सी। राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, बिंदु और बीज, ठीक है। इसके 5 भेद बताए गए हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उसके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। हादसे, मुड़मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द और जूठन। जूठन तो सबको पता है किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मुड़मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की। शिकंजे का दर्द ये सुशीला टाक भोरे का है। और हादसे है आपका रमणिका गुप्ता का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर लीजिए। ये देखिए, हादसे रमणिका गुप्ता, मुड़मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे। सुशील टाकभोरे कि सुशीला, यहाँ सुशीला होना चाहिए मेरे ख्याल से। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता से परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी, ठीक है। ए और सी कौन कौन सा है आपका, ये वाला, लोक और वेद का अनुसरण और सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, पूछा गया है। पश्चिमी हिंदी की नहीं है। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। देखने में ही समझ में आ जाएगा, मगही नहीं है, बिहारी हिंदी में आती है मगही। मगही मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की है, देखिए। जबकि कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में कौन आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। प्रश्न नंबर 41, काव्य पंक्तियां हैं, रचनाकार हैं। कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। गुलगुली गुल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान, जुद जुरिये में नेकु जेना मुरके। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लचना लीन, अधम विजना रस विरस, उलट कहत नवीन। अभी पर हमने परसों नरसों ये पढ़ा भी था। जो बच्चे डेली देख रहे होंगे, किसकी है ये, अभिधा उत्तम काव्य है, देव की है। देखिए प्रश्न सही हुआ, डी का फर्स्ट। हाँ, प्रश्न सही हो गया। ये देखिए, एक ही कभी कभी एक ही मिलान से सही हो जाता है। तो नेट जेआरएफ के पेपर में थोड़ा सा हार्ड वर्क की अपेक्षा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करिएगा। एक से आपको पता है, एकदम कंफर्म पता है कि इसके कवि देव हैं, तो देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, कौन परी ढरकावे, जूम कर लेते हैं थोड़ा। कौन परी ढरकावे ये प्रताप शाही की है। गुलगुली की माला पद्माकर, सेवक सिपाही ठाकुर और अभिधा उत्तम काव्य है देव की है पंक्ति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 42, कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनू, भौमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपाशक्ति में नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ कचोटना होता है। बताइए इनमें से सही कौन से हैं। विकल्प आपके दिए हुए हैं। ये ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में, और ऐसे ही बनते हैं। जिन्होंने पेपर पहले दिया हुआ है उनको ज्ञात होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और बी,
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही ए और बी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, दोहे का पूर्ण अर्थ देख लीजिए पहले। जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न कर ले, पर जैसे पानी में नमक को अलग करना असंभव है, लूण मतलब नमक होता है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण को प्रेम मिटाना असंभव है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, अब थोड़ा बड़ा है, पढ़ लेते हैं। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन उनका साधारणीकरण करता है। काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। लोक हृदय की यह सामान्य अंतः भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रचुरता की गई है। यह सामान्य अंतभूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उस अर्थ में कि प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो, साधारणीकरण का यही अर्थ है। रसास्वाद में ये अज्ञेय का है। काव्य प्रसंग या रस रामचंद्र शुक्ल। लोक हृदय की नगेंद्र। जब चमत्कारिक अर्थ ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए अभिधा। जिस शब्द शक्ति के उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वहाँ अभिधा शक्ति होती है। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य को भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। प्रश्न नंबर 45, अस्मिता मूलक विमर्श को हिंदी साहित्य पत्रिका के सर्वाधिक संवर्धित किसने किया? अस्मिता मूलक विमर्श को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंस पत्रिका। अस्मिता मूलक विमर्श को कथा मासिक साहित्यिक पत्रिका हंस ने संवर्धित किया, जो दिल्ली के अक्षर प्रकाशन से सन 1986 से 2013 तक प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव के संपादन में निकलती रही। हालांकि हंस के संस्थापक मुंशी प्रेमचंद थे, जिन्होंने कई वर्षों तक इसका संपादन किया था। प्रश्न नंबर 46, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती है? मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर क्षेत्रीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमानंद श्रीवास्तव। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती है? तो ये आपके परमानंद श्रीवास्तव की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इसमें दिए हुए हैं पहले से ही। मलयज का है कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, ताड़ सप्तक में गद्य कविता, कविता का पथ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। ये आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और ये देखिए पुनर्मूल्यांकन, कामायनी का एक पुनर्मूल्यांकन, वो आपका मुक्तिबोध का है। प्रभाकर क्षेत्रीय का है कविता की तीसरी अंक, संवाद रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। प्रश्न नंबर 47, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है? पढ़िए अपने मन में और उत्तर दीजिए इसका। राइट आंसर इसका ए और सी हो जाएगा। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, उत्तरकांड में ये कहा गया है। और पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पुटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं अपने रामचरितमानस में के उत्तरकांड में। ए और सी इसका सही हो जाएगा। देखिए इसका क्रम पूछ लिया जाता है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। ठीक है, बाग सल्लू मैंने आपको याद भी करवाया था, SLU। बालकांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, फिर कैसे किष्किंधा कांड, ऐसे सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। पहले बालकांड आएगा, उसके बाद अयोध्या कांड आएगा, उसके बाद में अरण्य कांड आएगा। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, चाणक्य का कथन है ये। प्रश्न नंबर 49, दिवस का अवसान समीप था, हरिऔध जी की पंक्ति है। गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों का आशय क्या है? पंक्तियों का आशय ये है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों में फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। उपयुक्त पंक्तियां हरिऔध के महाकाव्य परिप्रवास से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बी और डी। बी और डी में देखिए आपका दिया हुआ है, बी और डी ऑप्शन में, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी।
और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अब एक छोटा सा होमवर्क है, ये किसकी रचना है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको PYQ के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं तो बताइए, कोई आपका सुझाव हो, कोई सलाह हो, कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं, दिल खोलकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना जो उत्तर है वो भी उसमें लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक खूब तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तब तक के लिए सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।